हेलो, नमस्कार, आदाब, गुड मॉर्निंग। आज हमारे बीच अज़मत हुसैन ख़ान साहब, सेक्रेटरी इंटरफेथ फोरम और एसोसिएट सेक्रेटरी इंडियन एडल्ट एजुकेशन, न्यू दिल्ली। अज़मत हुसैन ख़ान साहब और भी बड़े एनजीओज़ और सरकारी महकमों में मिलके काम करते हैं। अज़मत हुसैन ख़ान साहब इंटरनेशनल लेवल पर सभी धर्मों को रिप्रेजेंट करते हैं और आपकी बात बहुत इम्पार्शियल होती है। आप अपने तजुर्बात से मुझे और समाज को इनलाइटमेंट करें। आज की मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक समाज में फैली बुराई, सरकारी पोजीशन, कोरोना से मुतल्लिक परिस्थिति और अभी तुरंत भारत और चीन में विवाद और इससे संबंधित बातों पर विचार जानना चाहेंगे। अज़मत हुसैन ख़ान साहब से पहला सवाल, आप हमें बताने की कृपा करें कि हमारा देश अभी किन परिस्थिति में है और किन किन बड़े प्रॉब्लम से ग्रसित है और इसके क्या कारण हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपनी बात शुरू करता हूँ उस सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम जो बड़ा दयालु और कृपालु है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मुखातिब हूँ बिला तफरीक मज़हब व मिल्लत, रीजन, रिलीजन या कौमियत, दुनिया के हर फ़र्द से जिसका ताल्लुक़ ह्यूमन बीइंग से है, क्योंकि उसमें एक समझ है, सोचने की ताकत है। अल्लाह ताला ने उसे अशरफुल मखलूक़ात का या सुपर मोस्ट का या सर्वश्रेष्ठ का दर्जा दिया है। मैं सबसे मुखातिब हूँ और विशेष रूप से अपने भारतवासियों से बिना किसी भेदभाव के मुखातिब हूँ। आपने प्रश्न मतलब अपने देश से संबंधित किया है, तो इसके पहले हमें ये बात समझ लेनी चाहिए कि हम पूरे विश्व के लोग 5 मिलियन लिविंग बीइंग में जो हमारे क्रिएटर सर्वशक्तिमान ईश्वर ने बनाया था, उसमें एक बीइंग ऐसा है जिसको सुपर मोस्ट का दर्जा मिला हुआ है। उस बीइंग का नाम है ह्यूमन बीइंग। हम इंसान ह्यूमन बीइंग फैमिली से बिलोंग करते हैं और अगर हम ह्यूमन बीइंग हैं तो हमारा ओरिजिनल नेचर ह्यूमन पर है, ह्यूमैनिटी पर है, इंसानियत पर है, लव पर है, फ्रेटर्निटी पर है। चूँकि पूरी कायनात का जो धर्म है वो अमन पर है, नॉन वायलेंस पर है। आप देखें, सूरज जब चलता है तो एक ऑर्बिट में चलता है, वो कभी अगर टकरा जाए तो खलफशार हो जाए। वो जो एक मुकम्मल दायरा है उसी में चलता रहता है और अमन से रहता है। और सेम हम इंसान हैं। सर्वशक्तिमान चाहता है कि जो सुपर मोस्ट है उससे भी यही मतलूब है ईश्वर को। वो चाहता है कि इंसान भी मिलजुल कर के रहे, आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं हो, मोहब्बत हो, प्रेम हो, लव हो, फ्रेटर्निटी हो। लेकिन विशेष रूप से सारे दुनिया में कहीं ना कहीं डिससेटिस्फैक्शन भी है, लड़ाई भी है, झगड़ा भी है। कारण अनेक हो सकते हैं, उन पर विशेष बात करने का अभी समय नहीं है। लेकिन डिससेटिस्फैक्शन किसी न किसी रूप में है, कहीं धर्म के नाम पर है, कहीं ज़ात के नाम पर है, कहीं कंट्री के नाम पर है, कहीं माल दौलत के नाम पर है। विभिन्न कारण हो सकते हैं, लेकिन है। भारत में भी ये है। लेकिन भारत चूँकि एक ऐसा देश है कि हमारी पुरानी सभ्यता है, हम बिलीव करते थे विश्व कुटुंब में। विश्व कुटुंब का कंसेप्ट पहले भारत ने ही दिया था और सनातन धर्म जो यहाँ का सबसे पुराना धर्म है उसका मूल तंत्र ही यही है। और इस मूल तंत्र के सहारे से जब मैं वाइडली ट्रेवल्ड हूँ, भारत के हर राज्य में जाता हूँ, हर जगह देखता हूँ कि बुलबुल चहचहाती है, कोयल अपना गीत गाती है, कौवा भी बोलता है, दूसरी चिड़ियाँ भी अपने नगमे सुनाती हैं। तो और जब सारे को यकजा करके, और वो आपस में लड़ती झगड़ती नहीं है नॉर्मली, बहुत रेयर ऐसा होता है। कौवा भी काएँ काएँ करता है, अपने अपने कल्चर को मेंटेन रखता है।
और फाइनली जब उसको देखते हैं तो उससे जब निकलता है कि आखिर इससे निकला क्या, पूरे देश में एक ही तरह की आवाज़ आ रही है, तब निकलता है कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसितां हमारा। तो ये हमारा जो गुलसितां है और ये बुलबुल जो चहक रही हैं, इसमें थोड़ी कमी आ गई है। जब प्रेजेंट स्थिति में हम अपने भारत को देखते हैं, गौर करते हैं पूरे माइक्रोस्कोपिक आई से, तब मुझे लगता है कि जिस सिमत नज़र उठती है शोला है, धुआं है, मैं ढूंढ रहा हूँ कि मेरा मुल्क कहाँ है। मेरे मुल्क में जो हमारे पूर्वजों ने, बुज़ुर्गों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने, वलियों ने जिस कल्चर को, मल्टी रिलीजियस कल्चर को और तहज़ीब व तमद्दुन को फ़रोग़ दिया था, उसमें कहीं ना कहीं कमी आ गई। और उस कमी का जो बड़ा कारण है वो आपस में मतभेद, डिससेटिस्फैक्शन, एक दूसरे पर शक, शुबहा और एक दूसरे के ख़िलाफ़ नफ़रत। लेकिन आखिर ये फैला क्यों और कहाँ से फैला, इसको ये ओरिजिनेट कहाँ से हुआ? आज़ादी के पहले जब बहुत दूर न जाएं, अंग्रेज़ जब थे तो हम इंटीग्रेटेड थे और उनके क्लचेस से हम आज़ाद इसलिए हुए कि जिनके हुकूमत इतनी फैली हुई थी कि उनके हुकूमत में सूरज गुरूब नहीं होता था। लेकिन हमारे इंटीग्रेशन ने, हमारी यकजहती ने, बग़ैर किसी तफरीक़े के कौन किस ज़ात कहा, किस मज़हब कहा, कहाँ है, उनके जुल्म के ख़िलाफ़ सीना सी पर खड़े हो गए और नॉन वायलेंस की मदद से महात्मा गांधी के नेतृत्व में और दूसरे हमारे जो रहनुमा थे, खा वो मजहबी रहनुमा हो, उलमाए दीन हो, ऋषि मुनि हो, सामाजिक नेता हो, अबुल कलाम आज़ाद हो, सरदार पटेल हो और तांते तोपिए हो और शहीद भगत सिंह हो, उनके दोस्त हो, सबों ने मिलकर एक ऑब्जेक्टिव था कि इनके जुल्म का ख़ात्मा और यहाँ हमारा अपना साम्राज्य हो। उनको हमने चला दिया, साम्राज्य कायम किया। लेकिन अंग्रेज़ चले गए, लेकिन उन्होंने जो एक जहर बो दिया कि फूट डालो और राज करो, और अपने जहनीत को उन्होंने ट्रांसमिट कर दिया उसी जहनीत वालों को। तो अंग्रेज़ तो चले गए लेकिन अंग्रेज़ियत यहाँ छोड़ गए। उसके वजह से मुल्क में बदअमनी भी है, कहीं कहीं डिससेटिस्फैक्शन भी है। लेकिन हम लोग इतने स्ट्रॉन्ग हैं, हमारा विजडम में एवेकनिंग और स्पिरिचुअल विजडम में एवेकनिंग ला करके, और हमारे पास बहुत सी डिसिप्लिन है। उस डिसिप्लिन में एक मोरल डिसिप्लिन भी है जो हम अभी लैक करते हैं। जैसे ही मोरल डिसिप्लिन को हम फॉलो करेंगे, अमल करेंगे, इसके कंसेप्ट से वाकिफ़ हो जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली जितने भी लोग हैं इस देश में रहने वाले और बियॉन्ड द कंट्री, बियॉन्ड द बाउंड्री वाल ऑफ इंडियन टेरिटरी, सब को इक्वल मान करके हम एक भाई और बहन को सलूक करेंगे, तो हमारे पास जो नतीजा आएगा वो इंसानियत का आएगा, इंसानियत का फ़रोग़ होगा। मसाइल का अंबार है, मसाइल इतने हैं कि उनको हम शुमार नहीं कर सकते। लेकिन ये मसाइल जो पैदा किए हुए हैं वो ख़ास तौर से हर फील्ड में आ गए। एडमिनिस्ट्रेशन के फील्ड में आ गया, पॉलिटिक्स के फील्ड में आ गया। जो हमारे ही रिप्रेजेंटेटिव हमारी सुरक्षा, संरक्षा और वेलफेयर के लिए जिनको हमने चुन करके भेजा था, जब यहाँ तक तो है, तो हमारे वो नेता वो हमारे पास बिल्कुल हाथ पैर जोड़ करके, सेवा करने का वादा करके, गलत वादे करके भी वो चुन के चले जाते हैं। वहाँ जाके ये क्या करते हैं? अभी चाहे वो पंचायत ऑनवर्ड्स पार्लियामेंट के दोनों हाउस हों, असम्बलीज़ हों, काउंसिल हो, जो भी हो, सब में वहाँ जा कर के वो शायद हमें फिर पहचानना भी नहीं चाहते हैं, पहचानते भूलें। तो उसमें एक बड़ा एक सटीक बात आती है कि जनता ने बनाया नेता को, नेता ने उन्हें गुमराह किया, जब जी चाहा मचला कुचला, जब जी चाहा धत्कार दिया। उनकी कोई वक़्त या उतना वेट नहीं दिया, उन्होंने अपने को मालिक समझ लिया। और जनता जो मालिक थी रियल सेंस में, टैक्स दे करके उनको दिया था, एम्पावर किया था कि आप हमारे वेलफेयर के लिए प्रॉपर प्लानिंग करके, तो उनकी प्लानिंग जो होने लगी वो कहीं ना कहीं पर इनडिफरेंट एटीट्यूड लेकर के हुई, जिसके वजह से मुल्क में मसाइल का अंबार लगा हुआ है।
तो इससे हमें परहेज़ करना चाहिए। फिर आगे की बातें आप क्या पूछेंगे मुझे नहीं पता। बहुत ही वाज़ेह बात कही आपने। आपसे दूसरा सवाल, हमारी समस्याओं से उबरने के लिए सरकारी, गैर सरकारी एवं समाजी स्तर पर क्या कदम उठाए जा रहे हैं? इसमें कितनी सफलताएं और असफलताएं हुई? इसके कारणों एवं और अच्छी उपलब्धि के लिए क्या करना उचित होगा? ये आपका बहुत अहम सवाल है और अपने आप में ये पूरी गहराई ली हुई है। इसमें पूरे नेशन के हर एरिया से मुतल्लिक़ आपने बातें पूछी हैं। तो पहले तो हम बिल्कुल माइक्रो लेवल से चलते हैं कि अवाम डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में मुल्क की मालिक है और यही मुल्क को राह दिखाती। ये राजा वाला सिस्टम नहीं है, यहाँ डेमोक्रेसी का सिस्टम है, सेकुलरिज्म का प्रोविज़न है, सोशलिज्म का प्रोविज़न है, डिक्टेटरशिप का नहीं है, हिटलर वाला नहीं है, मुसोलिनी वाला नहीं है, शद्दाद वाला नहीं है, हामान वाला नहीं है। और अगर ये है तो अशोका वाला है, राजा वीर सेन वाला है, गौतम बुद्ध वाला है, मखदूम वाला है। इस प्रकार से ये मुल्क जो है वो अमन का गहवारा था और अब भी है, लेकिन इसमें दरार पड़ी है। अब एडमिनिस्ट्रेशन मुख्तलिफ़ तरह से है। एक तो जो सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है वो समाज के लोग अपने प्रतिनिधि को चुन करके अपने वेलफेयर के लिए, काम के लिए वो भेजते हैं। एक पॉलिसी मेकर है, वो जो पॉलिसी मेकर है वो समाज के हित में बैठ करके सिचुएशन को एसेस करने के बाद वो बनाते हैं। उसको एग्जीक्यूट करने के लिए कानून पास करके या कानून में अमेंडमेंट करके इन द लाइट ऑफ रिक्वायरमेंट या दूसरी चीज़ें करके उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करते हैं ऊपर लेवल से, आईएएस को, आईपीएस को, आईआरएस को और डिफरेंट लेवल के जो वो ऑफिशियल्स हैं। ऑफिशियल्स तो नहीं है, वो पब्लिक सर्वेंट हैं। ऑफिशियल्स तो उनकी गलतफहमी है कि वो ऑफिसर हैं, वो पब्लिक सर्वेंट हैं, पब्लिक की सेवा के लिए हैं, वो भी उसी के लिए लेते हैं। और वो फिर अपने नीचे वाले को धीरे धीरे बिल्कुल गाँव स्तर तक वो पहुंचाते हैं और कोशिश करते हैं कि जो ये स्कीम है, जो सरकार ने टैक्स लिया है उन्हीं के, और वो उसकी मजदूरी लेते हैं। वो जनता के किसी लेवल का भी जो सेवक है, जो पब्लिक सर्वेंट है, वो जनता का बराहिल है, सेवक है, वो मालिक नहीं है। लेकिन गलती से आईएएस अफसर है तो उसने मालिक समझ लिया, पॉलिसी मेकर है उसने मालिक समझ लिया। इट इज़ रॉन्ग। ये इससे हमें बचना चाहिए और समाज को और कम्युनिटी को मिसलीड नहीं करना चाहिए कि आप मालिक नहीं हो। और जो आपका सिस्टम है उसको थोड़ा लिबरल करके एटीट्यूड में भी तब्दीली लाने की ज़रूरत है, चूँकि हम मानव हैं, मानव जात के लोग हैं। समस्याएं एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर भी है। वहाँ जब वो चले गए, अगर सरकार किसी की बने, किसी स्टेट की, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, तो जिस पार्टी की सरकार बनेगी वो अपनी ही आइडियोलॉजी को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता है। नेशन पीछे आ जाता है, उसके पार्टी का स्पेसिफिक आइडियोलॉजी आगे होता है। ये ह्यूमनिज़म के अगेंस्ट है, स्पिरिचुअल अप्रोच के अगेंस्ट है और ईश्वर के कमांड के भी अगेंस्ट है, जिसके वजह से दूसरे कम्युनिटी के लोग, दूसरे पार्टी के लोग कहीं ना कहीं पर अपने को ठगा हुआ महसूस करते हैं, आवाम ठगा हुआ महसूस करती है और डिससेटिस्फैक्शन माइक्रो लेवल से मैक्रो तक चली आती है और मुल्क में बदअमनी का एक दौर चालू हो जाता है, शक चालू हो जाता है। चाहे वो पुलिस पर्सनल हों, उनका भी एटीट्यूड वही हो गया। एडमिनिस्ट्रेशन में उनका पॉलिटिशियंस हैं, चाहे मेंबर पार्लियामेंट हों, एमएलए हों, मुखिया हों, दूसरे लोग हैं, इनका एटीट्यूड, उनकी भी आइडियोलॉजी है। जिस पार्टी की है उसको, बजाय इसके कि लव, फ्रेटर्निटी, कंपैशन के माहौल को क्रिएट करें, अपने आइडियोलॉजी को ये करने के लिए अंग्रेज़ वाली पॉलिसी कि फूट डालो, चाहे कितनों कत्ल गारतगिरी करना पड़े, मारपीट करना पड़े, लोगों में भय फैलाना पड़े, तो उसको अडॉप्ट करते हैं। लेकिन सारे केस में नहीं है, उनकी तादाद कम है, लेकिन वही कभी कभी इतने हावी हो जाते हैं कि समाज में एक तरह की बदअमनी हो जाती है और समाज ग्रसित होता है।
अब इससे बचने के लिए ये है कि हम जानते हैं कि ऑल 5 फिंगर्स आर नॉट इक्वल, बट दे सप्लीमेंट टू ईच अदर टू क्रिएट ए स्ट्रॉन्ग सोसाइटी। अमीर गरीब छोटा बड़ा, इस मज़हब से उस मज़हब से, इस तबके से उस तबके से, सब ताल्लुक़ यहाँ रखने वाले लोग हैं। लेकिन 5 उंगली जिस तरह से है, इनको हीमोग्लोबिन उतना ही चाहिए, दूसरे चीज़ वो उतना ही चाहिए, ताकि ये सब हेल्दी रहें। उसी तरह से समाज के एक एक चीज़ को बरकरार रखने के लिए उनकी हर ज़रूरत को पूरा करना फ़र्ज़ है। और जो इस मुल्क का है या इस दुनिया का है, उसकी ज़िम्मेवारी बनती है कि जिस मुल्क में वो रह रहा है, पहले वो ह्यूमन बीइंग है, उसके बाद उसका नेशनलिज्म आता है, ह्यूमैनिटी आती है, तब उसके बाद कोई आइडियोलॉजी स्पेसिफिक पार्टी की आती है। बेसिकली वी बिलोंग टू ह्यूमन बीइंग कम्युनिटी, हेंस वी मस्ट रिमेन एज ह्यूमन। ह्यूमन मीन्स फॉर वर्क फॉर परमिशन ऑफ ह्यूमनिज्म। अगर ये सेंस आ जाएगा तो हमारा हिंदुस्तान उससे अछूता नहीं है। लेकिन ये स्पेसिफिकली ये बड़ा यूनिक देश है पूरे दुनिया में। हम इतने टॉलरेंट हैं, इतना हम पेशेंस हम में है कि दूसरे की बात को बर्दाश्त भी करते हैं, सब्र भी करते हैं। और यहाँ कई रिलीजन में एक रिलीजन सनातन है, जहाँ विश्व कुटुंब का कंसेप्ट है। दूसरे रिलीजन में भी शत्रु से प्रेम करने की बात कही गई है, कहीं अहिंसा परमो धर्मा कहा गया है। और वन ऑफ द रिलीजन यहाँ इस्लाम भी है, उसमें आउट ऑफ 114 चैप्टर्स इन होली कुरान, वन ऑफ द चैप्टर इज़ नोन एज सूरे असर। उसमें ये बात कही गई है, मैं अरबी और हिंदी दोनों उसका ट्रांसलेशन कर देता हूँ ताकि बहुत क्लियर हो जाए बात कि हम कहाँ पर स्टैंड करते हैं और कहाँ पर बिट्रे कर रहे हैं। उसमें कहा गया, वल असरे इन्नल इंसान लफ़ी खुसरिन इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलु सालिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। ईश्वर सर्वशक्तिमान जो हमारा क्रिएटर है, वो कहता है कि ज़माने की कसम, ज़माने मीन्स जो गुज़र गया उसकी भी, प्रेजेंट की भी, फ्यूचर की भी, वो कसम खा के कह रहा कि द मैन इज़ इन लॉस इन लॉस इन लॉस। इंसान घाटे में है, घाटे में है, घाटे में है। ईश्वर को हमारे लिए कसम खाने की क्या ज़रूरत है, वो तो सबका मालिक है, सबका क्रिएटर है। लेकिन उसके बाद कहा कि कौन घाटे में है? घाटे में वो लोग हैं जो ईश्वर के हुक्म को नहीं मानते, इंसानियत से बिट्रे करते हैं, वही घाटे में है। इन्नल इंसान लफ़ी खुसरिन इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलु सालिहात। लेकिन ऐसे लोग जो नेक अमल करते हैं, हक़ पर रहते हैं, जस्टिस करते हैं और सब्र करते हैं और ईश्वर से उम्मीद रखते हैं अच्छी बातों की और इंसानियत को फ़रोग़ देते हैं, भलाई के लिए करते हैं, कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं करते, कोई आइडियोलॉजी को इम्पोज़ नहीं करते किसी पर, सबके भावनाओं की कदर करते हैं, वही कामयाब हैं। ये जब ईश्वर कह रहा है तो ईश्वर के आदेश को, कमांड को जब हम वायलेट कर रहे हैं तो हम नुकसान में रह रहे हैं। तो इसीलिए हमें सबों की भावनाओं की कदर करके हमको अपने देश के मूलतः पहले हम नेशन को समझें, तब आगे किसी आइडियोलॉजी की बात करेंगे तो खुद ब खुद हमारी तरक्की होगी। बहुत ही अच्छी बात कही आपने कि पब्लिक ऑफिसर्स जनता के मालिक नहीं, जनता के सेवक हैं। आपसे अगला सवाल, भारत विभिन्न धर्मों, भाषाओं एवं सभ्यताओं का देश है। अभी की परिस्थिति में भारत कहाँ खड़ा है? क्या इसमें कोई और सुधार की आवश्यकता है? और अगर आवश्यकता है तो किन किन शर्तों में, क्षेत्रों में, विशेष रूप से मीडिया, प्रशासन, शासन एवं राजनीति के क्षेत्र में, विशेष रूप से धार्मिक गुरुओं जो विभिन्न धार्मिक धर्मों से जुड़े हैं, उनसे कितना सहयोग अपेक्षित है? देखिए, ये भी एक बड़ा अहम प्रश्न है और इसमें सवाल में आपने कुछ जवाब भी दे दिया है। पहली बात तो ये है कि
इसके पहले प्रश्न में भी हमने कुछ बात कही है, इसमें भी उसको रिपीट नहीं करूँगा, कि मल्टी रिलीजियस का कंसेप्ट यहाँ इसलिए आया कि सिंस द डेज ऑफ इममेमोरियल जिस धर्म का कंसेप्ट यहाँ था उसका नाम है सनातन। सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जो ओशन के जैसा है, महासागर के जैसा है, जिसमें यूनिसेलुलर एमीबा हाइड्रा से लेकर के व्हेल, शार्क, डॉल्फिन, जहरीला सांप, दरियाई घोड़ा सब रहते हैं। और समुद्र कभी कोई कंप्लेन नहीं करता कि हमारे अंदर ये जहर भी है और ये भी है। जिस तरह से शंकर जी ने जटा में जहर ले लिया था सबको और वो सेव कर दिया था, तो इस तरह से सबको रखता है और कोई कंप्लेन। तो सनातन के मानने वाले जो अभी हिंदू कहे जाते हैं, हिंदू कोई धर्म है नहीं, कल भी नहीं होने वाला है, उसको भी मैं इसी में कह दूंगा। ये इसके जो अनुयायी या फॉलोअर्स जो हैं उनका हृदय इतना उदार होगा कि इनके बाद जितने और धर्म इसी से जिनकी उत्पत्ति हुई, कारण जो रहे हों, वो सबको एक मानव मान करके, अपने परिवार का सदस्य मान करके, चूँकि यहाँ विश्व कुटुंब का भी कंसेप्ट है, हमने ही दिया था, इतना उदार होगा कि सबको अपने हृदय के अंदर समोए रहेगा और उसको कोई शिकायत नहीं होगी। उसको वो संरक्षण देगा, बदले में वो जो संरक्षण प्राप्त कर रहे हैं इनको रिस्पेक्ट देंगे। ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी, म्यूचुअल कॉपरेशन होगा, म्यूचुअल ट्रस्ट होगा और रिस्पेक्ट टू ऑल होगा। खुद ब खुद समस्या यहाँ पर सॉल्व होगी। लेकिन अभी जो परिस्थिति सामने है उसमें इतनी गड़बड़ी हो गई है कि जो मैंने पहले भी कहा कि स्पेसिफिक आइडियोलॉजी चाहे पार्लियामेंट तक हो, कि मीडिया ख़ास करके जो स्पोक्समैन है कंट्री का, उसका काम है इम्पार्शियल होकर के ऐसी न्यूज़ को या ऐसी खबर को आवाम तक पहुंचावें जो उनके हित में हो। फैक्ट भी बताएं, लेकिन फैक्ट के साथ साथ ऐसी कोई बात न कर दें जिससे समाज में गुमराही पैदा हो, डिससेटिस्फैक्शन पैदा हो, उनमें नफ़रत पैदा हो, फ़िरक़ावारियत पैदा हो, कम्युनलिज़म पैदा हो और ह्यूमनिज़म नीचे दब जाए, और जिससे समाज में ख़ास करके अभी चंद मीडिया वाले, सारे ऐसे नहीं हैं, उन लोगों ने एक फ़िज़ा कायम कर दी जिससे ये गांव-गांव में, राजधानी से लेकर के ये फ़िज़ा कायम हो गई कि डिफरेंट धर्म में, डिफरेंट ग्रुप में, डिफरेंट इसमें मानवता हम भूल गए। और ये दूसरा जो वायरस है, ये वायरस का उस पर डोमिनेशन हो गया। उसके लिए ज़रूरी ये है कि मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ और सारे धर्म को भी रिप्रेजेंट करता हूँ, कि जितने दुनिया के रिलीजन हैं सब के कोर कंटेंट लव, फ्रेटर्निटी और कंपैशन पर है। और जो रियल इसका एसेंस है वो ह्यूमैनिटी और ट्रूथ पर है, मानवता और इंसानियत पर ही इसकी बुनियाद है। सिर्फ एक को हम पकड़ ले कि हम मानव हैं, एक ईश्वरीय परिवार के सदस्य हैं, एक खुदाई के फ़र्द हैं और दूसरा कोई स्टेटस मेरा नहीं है, सब बाद में आता है, सेकेंडरी बात है। और सच्चाई मेरा धर्म है, हम सच्चाई से मुँह नहीं मोड़ेंगे। अगर इन बात को फॉलो कर लिया तो खुद ब खुद इसमें, खा हो एडमिनिस्ट्रेशन में हो, पॉलिटिक्स में हो, उनको डिसिप्लिन आ जाएगी, स्पिरिचुअल विजडम में अवेकनिंग आ जाएगी, स्पिरिचुअलिटी का ज्ञान हो जाएगा। और जैसे ही आएगा तो वो डिसिप्लिन में होंगे। ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिसिप्लिन जो अभी ये ट्रेनिंग मुख्तलिफ जगहों में होती है, चाहे वो पुलिस पर्सनल की हो, IAS की हो, IPS की हो, IRS की हो या दूसरे लेवल की ट्रेनिंग हो, उसमें मैं भी जाता हूँ बहुत जगह ट्रेनिंग देने। लेकिन उसमें जो कमी मुझे सब जगह माइक्रो टू मैक्रो लेवल नज़र आती है कि मोरल डिसिप्लिन की कमी है। मोरल डिसिप्लिन जिस दिन हम उस पर ठीक से उनको इम्पार्ट करने लगेंगे, बताने लगेंगे, उनके नॉलेज को हम एनहांस करेंगे और उनसे प्रैक्टिस से कराने लगेंगे, तो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली द प्लेस विल बी गुड प्लेस टू लिव इन, द सोसाइटी विल बी आइडियल, पीसफुल एंड द बैलेंस सोसाइटी, एंड वी विल लिव टुगेदर लाइक ब्रदर्स एंड सिस्टर्स टू ईच अदर। लेकिन इसमें इन एडिशन टू एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिक्स, सोशल वर्कर, NGOs एक सबसे बहुत अहम रोल, जो की पोस्ट पर लोग बैठे हुए हैं, उनका एक गाइडेंस लाखों लोगों को या तो सही राह दिखा सकता है या मिसलीड भी कर सकता है।
वो पोजीशन धर्मगुरुज की है, शंकराचार्य की है, उलमाओं की है, मतलब फादर्स की है, ब्रह्मा कुमारीज के हेड्स की है। इनकी जो कोर कंटेंट है वो लव, फ्रेटरी और कंपैशन पर है। हम यहाँ खुद इंटरनेशनल प्लेस पर बैठ कर के दुनिया की बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के भी प्रोफेसर, हार्वर्ड के, कोलंबिया के, कैम्ब्रिज के, ऑक्सफोर्ड के, सब जगह के यहाँ आते हैं। चूँकि ये गौतम बुद्ध की जगह है, यहाँ से वो पंचशीला सीख के जाते हैं, 8 राइट पाथ सीख करके जाते हैं और वो अपने यहाँ जाके लागू तो करते हैं। लेकिन हम अपने भारत में जो धर्म गुरु है सभी देशों का, अपने पार्ट को हम खुद भूल गए। तो ये तो तोता मैना वाली बात हुई कि चिड़िया को कहा कि भाई वहाँ जाल बिछा हुआ उसमें मत जाना, तो वो उसने रट दिया कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, उसमें चुगना नहीं। लेकिन जैसे ही ऊपर से उड़े और जो दाना वहाँ देखा तो उसको चुगने गए तो फंस गए। यहाँ भी वैसे ही माल, दौलत, मनी, दूसरे लालच में या दूसरे इंटरेस्ट में मीडिया का रोल जो होना चाहिए था, वो मीडिया ने ऐसा वायरस फैलाया है कि ये अब तो एक दूसरे के गांव में जाने से भी एक दूसरे को डर लगता है, एक पर शक की निगाह से देख रहा था। आखिर कहाँ आप ले जाना चाहते हो, किसको ये बात कहना चाहते हो? हमारे जो लोग एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हुए हैं, सेवा में बैठे हुए हैं, जो हमारे बड़े चौकीदार बैठे हुए हैं, जिन्होंने डिक्लेयर किया हुआ चौकीदार, तो इसका कारण सबसे बड़ा ये है कि हमने जो वादा आवाम से किया था, जो कम्युनिटी से किया था, जो सोसाइटी से किया था, उसको भूल गए। जैसे हमारे जो सबसे बड़े मुखिया हमारे प्रतिनिधि हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, देश को चला रहे हैं, उन्होंने अपना कहा था कि हमारा सीना 56 इंच का हो गया। हम बड़े खुश थे कि 56 इंच का हो गया, इससे बड़ी। लेकिन इन वर्षों में पता नहीं किन हालात में, किस सिचुएशन में न हमारे पास वो 15 लाख आए हैं, न 2.5 करोड़ की नौकरी मिली है, गलत बयानी से इतना काम हुआ है, इंडिफरेंट एटीट्यूड हो गया कि कहीं ना कहीं पर डिससेटिस्फैक्शन हो गया। हमें इनकी क़यादत पर 100% यकीन है, लेकिन अब उसके दिक्कत अगर हो रही है, परेशानी अगर हो रही है, हमारी कामयाबी नहीं हो रही है, तो उसको माइक्रोस्कोपिक आई से एनालाइज करके, सेल्फ इवैल्यूएशन करके, इंटरनल एक्सटर्नल इवैल्यूएशन करके, कंकरेंट इवैल्यूएशन करके, मॉनिटरिंग करके, उनके कारणों का पता लगा करके हमको शुतुरमुर्ग के जैसा सर झुकाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम इस फार्मूले पर अमल करें कि इग्नोर प्रॉब्लम अवेल अपॉर्चुनिटी। हमारे सामने हिमालय पहाड़ के बराबर अगर समस्याओं का अंबार लगा हुआ है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमने इतनी गलतियाँ कि कोई फ़र्क नहीं। जिस मोमेंट में हम टर्निंग पॉइंट आ जाएंगे, उस मोमेंट हमको चेंज है। हम उसी पॉइंट पर आकर के इन सारी समस्याओं से उबरने के लिए, लेकिन उसमें सबों का सहयोग ज़रूरी है। हम भारतवासी हैं, सबके साथ इक्वल ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, सबके को जस्टिस देना पड़ेगा। और कैसा जस्टिस का एक एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूँ कि भारत में ही एक आज के काफ़ी दिनों पहले नवाब हुआ करते थे, राजा भी हुआ करते थे। उसमें एक नवाब, बंगाल के भी नवाब थे, उनके यहाँ भी कोर्ट होता था, उसको काजी कहते थे, जिसको चीफ जस्टिस आप कहते हैं। चीफ काजी के यहाँ एक केस गया राजा के ख़िलाफ़, नवाब के ख़िलाफ़। एक बुढ़िया ने केस किया कि महाराज, हमारे बेटा को, मेरा एक ही बेटा है, उसको शिकार खेलने राजा गए थे, उससे ज़ख्मी हो गया है, मेरे कमाने का साधन वही था। अब ये बड़े शस्पंज में पड़ गए कि ये केस जो है ये तो राजा के ख़िलाफ़ है और इधर इंसाफ की बात है। इन्होंने सोचा कि अगर हम राजा के ख़िलाफ़ सम्मन इशू करते हैं, नोटिस इशू करते हैं, तो क्या होगा, वो गुस्सा हो जाएंगे, हमारे इस पद हमारा चला जाएगा, हमारे ये हुए। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि अरे वो राजा है और मैं जज हूँ, तो मैं तो अभी ईश्वर का नायब हूँ, सर्वशक्तिमान का। सर्वशक्तिमान के यहाँ या डिमाइस के बाद मुझे जवाब देना पड़ेगा, तो मैं क्या जवाब दूंगा। उन्होंने फ़ौरन उसी मोमेंट एक नोटिस लिखा और उनको कहा कि कोर्ट में हाजिर होइए। राजा भी कितना ऑनेस्ट था, वो वहाँ से कोर्ट में आया। काजी या चीफ जस्टिस ने उनको न सलाम किया न रिस्पेक्ट किया, वो डॉक में खड़े हो गए। खड़े होने के बाद उसने पूछा कि ये एलिगेशन आपके ख़िलाफ़ है, आप एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं, आपको अपनी सफाई में क्या कहना है। आप एक्सेप्ट करते हैं तो आपको सज़ा होगी, आप इनसे बुढ़ी जो कंप्लेन करती है, अगर आप तशफिया कर लेते हैं तो उसकी नौयत अलग होगी। राजा भी बड़ा ऑनेस्ट था, उसने
खड़े होकर के कहा कि मैं अपने गुनाहों के एक्सेप्ट करता हूँ और उनसे तस्फिया कर लिया